दोस्तों, एक लड़की की उम्र उस समय मात्र 15 साल की थी जब उसकी दीदी अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और फिर उस छोटे से अभी अभी जन्म लिए हुए बच्चे के खातिर इसके माता पिता अपनी 15 साल की बेटी की शादी उसके जीजा से करवाने की सोचने लगते हैं। जब इस बच्ची को पता चलता है, इस 15 साल की लड़की को ये बातें पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाती है और वो अपने माता पिता से कहती है कि अभी तो मेरी उम्र 15 साल की हुई है, मेरी शादी करवाने के बारे में आप लोग अभी से क्यों सोचने लगे हैं। तब उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि इस नन्ही सी जान के लिए तुम्हें अपने जीजा से शादी करना पड़ेगा। उसके बाद उसके न चाहते हुए भी उसके जीजा के साथ उस लड़की की शादी कर दी जाती है। लड़की अपने जीजा से बहुत ही ज़्यादा डरती थी क्योंकि वो मात्र अभी 15 साल की थी और उसके जीजा 26-27 साल के 6 फीट लंबे काफ़ी हष्टपुष्ट नौजवान थे। वो उनके पास जाने से भी डरती थी, लेकिन शादी हो गई थी। वो ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जब उसकी सुहाग रात होती है, वो अपने बेड में, अपने कक्ष में, अपने बिस्तर के ऊपर बैठ करके और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, अपने जीजा के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी और काफ़ी देर तक वो बैठ करके जब अपने जीजा का इंतज़ार कर रही थी और थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसका जीजा उस सुहाग रात के कक्ष में प्रवेश करता है, वो लड़की थर थर काँपने लगती है, काफ़ी डर जाती है। लेकिन उसके बाद उसका जीजा उसके नज़दीक जाता है, उसके पास जाता है और उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है उसके साथ जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। दोस्तों, जब ये आप भी सुनेंगे तो आप भी डर जाएंगे, आप भी सहम जाएंगे कि आखिर उसका जीजा उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर दिया, ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। दोस्तों, काफ़ी दिल को द्रवित कर देने वाली कहानी है, काफ़ी दुखी करने वाली कहानी है। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएगा। बहुत ही दर्द विदारक स्टोरी है और मेरा आप सबसे यही विनती है कि इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, इस कहानी को अंत तक देखिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम महेश कुमार था। महेश कुमार के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम शिवानी था और छोटी बेटी का नाम रागिनी था। शिवानी 16 साल की हो चुकी थी। इनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए अपनी बेटियों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन महेश कुमार को पता चलता है कि उनकी बेटी जो है, जिसका नाम शिवानी है, वो किसी लड़के से प्यार करती है। जब ये बातें उनको पता चलता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की उम्र अभी मात्र 16 साल ही हुई थी। अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और शिवानी से कहते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे बारे में पता चल रही है, क्या ये बातें सच्ची है। तब शिवानी अपने पिता से कह देती है कि हाँ पिताजी, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम आकाश है और बगल के गाँव का रहने वाला है। फिर उसके बाद उसके पिता महेश कुमार अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है, उस लड़के को मेरे पास लेकर के आओ। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी तो मात्र तुम 16 साल की हुई हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। ये इन सब चीज़ों के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो। ऐसे लड़के पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं लड़कियों का। लेकिन जब वो नहीं मानती है तो कहते हैं कि ठीक है, उसे मेरे पास लेकर के आओ कल और मुझसे मिलवाओ। अगले ही दिन शिवानी उस लड़के को लेकर के आती है। लड़के का नाम आकाश था और जैसे उस लड़के को उसके पिता महेश कुमार जी देखते हैं तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि जो आकाश था देखने में भी तो अच्छा था, लंबा चौड़ा था, लेकिन इसकी उम्र जो थी उनकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा थी। उनकी बेटी अभी मात्र 16 साल की थी, लेकिन जो आकाश था उसकी 25-26 साल के आसपास उम्र लग रही थी और उसे देख करके उसके पिताजी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अपनी बेटी को कहते हैं कि इसकी तो उम्र तुमसे बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन शिवानी अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, मैं इसे दिलो जान से चाहती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं जब शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। जब उसके पिता ये बातें सुन लेते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर, अपनी बेटी का दिल रखने के लिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं अगर मैं इसके विपरीत चलूँगा, इसके मन के मुताबिक नहीं चलूँगा तो कहीं ये कुछ अनहोनी न कर ले, कुछ हादसा अपने साथ न कर ले। इसलिए अपनी बेटी की बातों को मान लेते हैं और फिर आकाश से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तय समय पर दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और उसके बाद आकाश इसको, शिवानी को विदा करा करके और अपने साथ लेकर के चला जाता है और उज्जैन में रहा करता था, उज्जैन में ही अपने साथ रखने लगता है क्योंकि आकाश एक काफ़ी अच्छी नौकरी भी करता था। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी।
आकाश का घर परिवार काफ़ी अच्छा था, पैसे वाले लोग थे। और फिर जब वो शिवानी को विदा करा करके और अपने साथ लेकर के उज्जैन चला जाता है और वहीं पर रहने लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद शिवानी प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने के बाद जब उसके डिलीवरी का टाइम होता है और शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि बिना ऑपरेशन के और इसका बच्चा पैदा नहीं कराया जा सकता है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ डॉक्टरों के द्वारा गलती होती है, जो कुछ भी होता है कि जो शिवानी होती है उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही शिवानी की मौत होती है, जो आकाश था बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि आकाश उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, अपने खुद से ज़्यादा शिवानी को चाहता था और काफ़ी वो फूट फूट कर दहाड़े मार करके रोने लगता है। और जब ये सारी चीज़ें जब शिवानी के माता पिता को पता चलता है तो इसके माता पिता भी जाते हैं, आकाश को बहुत संभालते हैं। उसके बाद शिवानी के माता पिता जो थे उस छोटे से अभी अभी जन्म लिए हुए बच्चे को, जो शिवानी का बच्चा अभी अभी ऑपरेशन करके और निकाला गया था, उस बच्चे को अपने साथ लेकर के और अपने गांव आ जाते हैं। और साथ में ही उनके आकाश भी आता है। कुछ दिनों तक आकाश इन लोगों के साथ ही रहता है। आकाश हमेशा रोता रहता है और शिवानी के माता पिता उसे संभालते हैं और कहते हैं कि जो होना था हो गया, हमारी भी बेटी थी, जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख हम लोगों को भी है, लेकिन अब आगे बढ़ने का काम है, अब सोच सोच करके क्या करोगे। और काफ़ी उसको आकाश को संभालते हैं और उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन तक आकाश उन लोगों के साथ रहता है। इस बीच में आकाश अपने माता पिता से भी जाकर मिलता है, उसके माता पिता भी, उसके घर वाले भी उससे आकर के मिलते हैं। वो लोग भी काफ़ी दुखी थे, वो लोग भी अपने बेटे को काफ़ी समझाते हैं, संभालते हैं और कहते हैं बेटा जो हो गया, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सारे लोग उसको जब समझाते हैं और तकरीबन 15-20 दिन तक वहाँ पर रहने के बाद फिर से वो अपनी नौकरी पर चला जाता है, अपना काम करने लग जाता है। लेकिन जाते जाते जो उसके सास ससुर थे उनके पास अपने बच्चे को छोड़ करके जाता है और कहता है कि इस बच्चे को संभालिए आप लोग, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आऊँगा, मेरे बच्चे को किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बस आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों से पैर छू करके मेरी यही विनती है कि मेरी पत्नी तो चली गई, वो जो मेरी पत्नी थी वो आप लोगों की भी बेटी थी, आप लोगों को भी उतना ही तकलीफ़ है, लेकिन मेरे बच्चे को किसी भी तरह का तकलीफ़ ना होना पाए, मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से संभालिए। जो उसके सास ससुर थे कहते हैं बेटा हमारी बेटी का ये बच्चा है, इसको हम किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं होने देंगे, तुम निश्चिंत होकर के जाओ और अपना काम करो। आकाश चला जाता है अपने काम पर और उसके बाद जो उसके सास ससुर थे, जो उस लड़की के माता पिता थे, उस बच्चे को संभालने लगते हैं। और जो उसकी छोटी बहन थी रागिनी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। रागिनी हमेशा उस छोटे बच्चे को, अपनी दीदी के बच्चे को लेकर के और उसे संभालने की कोशिश करती है। एक दिन रागिनी उस बच्चे को अपनी गोद में ली हुई थी, लेकिन वो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो चुप ही नहीं हो रहा था। और जब काफ़ी देर तक वो चुप नहीं होता है तो रागिनी भी फूट फूट करके रोने लगती है। कभी तो अपनी दीदी को याद करती थी और कभी इस बच्चे को रोता हुआ देख करके, और उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो फूट फूट करके रोने लगती है। तभी जो उसके पिता आते हैं और पिता आकर के रागिनी के हाथ से उस बच्चे को लेते हैं और कहते हैं बेटी तुमने अपनी दीदी को तो खोया ही है, इसने भी तो अपनी माँ को खोया है, जितना तकलीफ़ तुम्हें है इसको भी तो उतना ही तकलीफ़ है। बच्चा अभी अभी पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया है, इसलिए रो रहा है। चलो ठीक है। और उसके बाद उसके पिताजी उस बच्चे को संभालते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा धीरे धीरे चुप होता है। जो शिवानी की और रागिनी की जो माँ थी, वो तब से जब से शिवानी की जो ये हादसा हुआ था, शिवानी इस दुनिया को छोड़ करके गई थी, तब से उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया था। वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। अपने बेटी के गम में उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा था, धीरे धीरे वो भी सुधर रही थी। और जब कुछ दिनों के बाद जब उनके अंदर सुधार आता है तो वो भी अपने नाती को लेकर के काफ़ी खिलाती हैं और काफ़ी उसके संभालने की कोशिश करती हैं। इधर समय धीरे धीरे बीतता है और कुछ दिनों के बाद जब जो लड़का आकाश था, आकाश उन लोगों के पास पहुंचता है और अपने बेटे को देखता है। अपनी सास और अपने ससुर और जो रागिनी के साथ वो बैठा होता है, तभी उसकी सास उससे कहती हैं कि देखो बेटा, जो होना था वो हो गया, खोया हम लोगों ने भी है, खोया तुमने भी है, लेकिन अब अच्छाई इसी में है कि तुम कोई शादी कर लो, क्योंकि इस छोटे से बच्चे को संभालने के लिए इसकी माँ को होना तो ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जब उसको समझाती हैं तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है माँ जी, मैं अभी तक शिवानी को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे दिलो जान से चाहता था,
मैं उसका जगह किसी और को नहीं दे सकता हूँ। मैं जीते जी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इसलिए आप शादी के बारे में कृपया इस तरह की बातें मत करिए। मेरे बच्चे को बस किसी तरह से आप लोग पाल पोस दीजिए, और जब ये थोड़ा समझदार हो जाएगा, थोड़ा 3-4 साल का हो जाएगा, तो मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊँगा और इसको माँ और पिता दोनों बन करके इसको पालूँगा। बस आप लोगों से छोटी सी विनती है कि मेरे बेटे को संभालिए। लेकिन जो उसकी सास थी, जो शिवानी की माँ थी, वो बार बार उसे यही समझा रही थी कि बेटा कैसे संभाल पाएगा कोई, हम लोग बूढ़े हैं, देख ही रहे हो मेरी बीमारी चल रहा है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और तुम्हारे जो ससुर हैं उनकी भी हालत हमेशा ख़राब रहती है, उनका भी ट्रीटमेंट चलता रहता है। आज हम लोग हैं, कल हम नहीं होंगे। और जो रागिनी है अभी ये धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई कर रही है, और कुछ दिनों के बाद इसकी भी शादी हम लोग कर देंगे, ये अपने ससुराल चली जाएगी, तो इस छोटे से बच्चे को कौन संभालेगा, इसलिए तुम इसको शादी कर लो। लेकिन वो लड़का जो आकाश था बिल्कुल तैयार ही नहीं था। उसकी सास बार बार उसे समझाती है और कहती है कि अगर रागिनी अपने पास ही से रखती है तो थोड़े दिनों तक जब ये रागिनी के साथ रहेगा तो रागिनी को ही अपनी माँ समझने लग जाएगा, और फिर उसके बाद जब तुम दूसरी शादी भी करोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उससे पहले ही तुम शादी कर लेते तो जा कर के इस बच्चे को भी माँ मिल जाता। लेकिन आकाश अपनी सास की बातों को ज़्यादा देर तक सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के गुस्से में वहाँ से उठ करके और फिर वो वापस चला जाता है। और काफ़ी दिनों तक वो आता ही नहीं है देखने के लिए। जब 4-5 महीने के बाद आता है, तब तक से जो उनका बच्चा था छोटा, जिसका नाम नीरज रखा था उन्होंने, वो छोटा बच्चा 4-5 महीने का हो गया था। अब थोड़ा बहुत वो हंसने खेलने लगा था, और ये सारी चीज़ें जो रागिनी थी, रागिनी ही उस बच्चे को संभालती थी। वो रागिनी को ही माँ माँ कहने लगा था। हमेशा रागिनी उसे अपने गोद में ले करके और इधर उधर खिलाती रहती थी, खिलाती पिलाती रहती थी। उसको नहलाना धुलाना, उसको तैयार करना, सब कुछ रागिनी की जिम्मेदारी थी। रागिनी उसे अपने बच्चे की तरह से प्यार करने लगी थी। रागिनी भी अब उसके तरफ बिल्कुल इस तरह से हो गई थी कि अब जो लड़का था उसको छोड़ करके वो रह ही नहीं पाती थी, और लड़का भी रागिनी को छोड़ करके नहीं रह पाता था। वो भी हमेशा रागिनी से ही चिपका रहता था। कहीं भी रागिनी इधर उधर उसको दिखती थी तो माँ माँ बोलने लगता था। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है, और जब 4-5 महीने के बाद जब आकाश आता है तो फिर उसकी सास वही बात कहती है कि देखो अब ये जो बच्चा है ये अब धीरे धीरे हल्की हल्की आवाज़ में ये मामा भी बोलने लगा है। अब रागिनी को ये इस तरह से बोलने लगा है तो तुम इसको अब थोड़े दिनों के बाद ये रागिनी को ही अपनी माँ समझ जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम समय से शादी कर लो। आकाश बहुत फिर दुखी हो जाता है और कहता है, क्या माँ जी, आप बार बार यही बातें कहती रहती हैं कि आप शादी कर लो, शादी कर लो। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि मैं अभी तक शिवानी को अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पाया हूँ। मैं शादी क्यों कर लूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर से वो नाराज़ होकर के चला जाता है, और फिर इधर जो परिवार वाले होते हैं, जो उसके ससुर होते हैं और जो रागिनी होती है, वो अपनी माँ को समझाती है कि माँ क्यों बार बार जीजाजी से इस तरह से तुम बोल देती हो शादी शादी, जब वो शादी के लिए तैयार नहीं है तो क्यों उनको दुखी कर देती हो, क्यों परेशान कर देती हो। वो गुस्से में चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसकी माँ वही बातें अपनी रागिनी से और उसके पिता से कहती है कि अगर ये शादी नहीं करेगा तो इस बच्चे को कौन संभालेगा, हम लोगों की ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, और तुम्हारी कल के शादी हो जाएगी, फिर इसके बाद इस बच्चे का कौन होगा। इसीलिए मैं अच्छा ही तो इसको बोलती हूँ, लेकिन ये इसके लिए तैयार ही नहीं है। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है। बीच बीच में जो आकाश था वो उन लोगों के पास आता रहता है। अब उसकी माँ भी उसको शादी के लिए बोलना छोड़ दी थी। बीच बीच में वो आता रहता था, और जो उसके बेटे का जो खर्चा बर्चा होता था, अपने ससुर को, अपनी सास को या रागिनी को पैसे रुपए हमेशा हर महीने ले आकर के दे दिया करता था। बल्कि उसके खर्चे से ज़्यादा भी इन लोगों के खर्चे बर्चे के लिए भी पैसा वगैरह वो दे दिया करता था, और यही कहता था कि मेरे बेटे को किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ न होने पाए। उसकी सास अभी भी कहती रहती थी उससे शादी के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नज़रअंदाज करता रहता था। एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल दिया करता था। बस अपने बेटे से आता था, मिलता था, सर समाचार लेता था और फिर वापस चला जाया करता था। धीरे धीरे समय पंख लगा करके उड़ने लगते हैं, और समय धीरे धीरे बीत जाता है, और जो 2 साल का समय बीत जाता है, 2-2.5 साल का समय बीत जाता है। और उसके बाद एक दिन जो उसकी सास थी वो उसके सामने जैसे ही आकाश आता है, वो उससे कहती है कि मैं अब अपनी बेटी रागिनी के शादी के बारे में सोचने लगी हूँ। अब उसके लिए मैं लड़का देखने लगी हूँ, और अभी भी आप शादी कर लेते तो अच्छा था, क्योंकि अब मैं इस साल अपनी बेटी की शादी कर ही दूँगी। जब ये बातें आकाश सुनता है तो आकाश अपनी सास से कहता है कि अभी क्या जल्दी पड़ी हुई है आपको,
अभी तो इसकी उम्र अभी 16-17 साल ही हुई है। अभी 1-2 साल और रुक, कम से कम 21-22 साल के बाद इसकी शादी करना। और शादी के लिए मैं कह ही रहा हूँ कि जब ये 21-22 साल की हो जाएगी तो मैं अपने खर्चे से अपना पैसा लगा करके और अपने खुद ही अच्छा लड़का देख करके इसकी शादी मैं कर दूँगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक मेरा बच्चा भी 3-4 साल का हो जाएगा, ये भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने बच्चे को भी ले जा करके और अपने साथ रखूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, दोनों काम हो जाएगा। तो आप लोग इन बातों को क्यों नहीं मानते हैं? लेकिन जब उसकी सास फिर से वही बातें दोहराने लगती है, नहीं मानती है, तो लास्ट में जो आकाश था वो कह देता है कि अगर आप मेरी बातों को नहीं मानना चाहती हैं तो आप रागिनी की शादी मुझसे ही कर दीजिए। मैं इसको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इस लालच में नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लालच में ये चाहता हूँ कि आज ये रागिनी के साथ ही रहने लगा है, रागिनी को ही ये माँ कहने लगा है, तो मैं रागिनी को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसकी सास ये बातें सुनती है, बिल्कुल दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इसकी इतनी ज़्यादा उम्र है और मेरी बेटी की उम्र इतना कम है, कैसे शादी इसकी तुम्हारी होगा। और वो आकाश से कहता भी है, तो आकाश कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10-12 साल मेरी उम्र इससे ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैं बूढ़ा तो हुआ नहीं हूँ, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो रागिनी की शादी मुझसे कर दीजिए। वो कहती है कि ठीक है, मैं इसके पिताजी से बात करती हूँ। और अगले दिन अपने पति से बात करती है। तो पति जब उसकी बातों को सुनते हैं तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, शादी इन दोनों की कर दी जाए, क्योंकि अब इस छोटे बच्चे के बारे में सोचना है। ये बच्चा रागिनी के अलावा किसी के पास रह ही नहीं सकता है, ये हमेशा रोता रहेगा। अगर किसी दूसरे से शादी हो जाएगी तो बेचारा काफ़ी परेशान रहेगा। हमेशा वो रागिनी को ही अपनी माँ की तरह से जाना है, माँ की तरह से वो हमेशा रागिनी के साथ ही रहा है, तो दूसरे से शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रागिनी के साथ इन दोनों की शादी कर दी जाए। और जब दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद रागिनी सब जब पूछा जाता है तो रागिनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि रागिनी भी एक नई लड़की थी, नौजवान लड़की थी। उसके भी बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ख्वाब थे। उसने भी सोचा था कि मेरी भी शादी होगी तो शादी में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, शादी को इस तरह से एंजॉय करूँगी। लेकिन जब उसके जीजा से ही जब उसकी शादी तय हो जाती है, जो उससे 10-12 साल बड़े होते हैं, जब उनके साथ जब शादी तय हो जाती है तो उसके जो सपने थे वो सारे धूमिल होते नज़र आ रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, अपने माता पिता से कहती भी है कि अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, अभी से आप लोग मेरी शादी क्यों करने जा रहे हैं। लेकिन जब उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटी ये छोटे से बच्चे की वजह से तुम्हारी शादी तुम्हारे जीजा के साथ कराया जा रहा है, कल के दिन ये बच्चा तुम्हारे पास रहता है और किसी और के पास जाएगा, इसके जीवन के साथ जिससे उसकी शादी होगी वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, फिर क्या होगा। जब ये बातें जैसे ही उसको रागिनी को उसके माता पिता बताते हैं, रागिनी भी बिल्कुल तैयार हो जाती है, क्योंकि रागिनी भी उस बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। वो भी उसे माँ की तरह से प्यार देना चाहती थी और उसको भी उस बच्चे के साथ इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि वो भी उसे अपने से दूर नहीं रख पाती थी। उसके बाद तैयार हो जाती है। तय समय पर आकाश और रागिनी की काफ़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। और जब रागिनी शादी करके अपने पति के यहाँ पहुँचती है, अपने ससुराल पहुँचती है, और जब उसकी सुहागरात होती है, बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारे ख्वाब थे। उसके अंदर डर भी था, वो अपने जीजा से काफ़ी डरती भी थी। कभी उसने अपने पति के रूप में अपने जीजा को नहीं देखा था, एक बड़े भाई की तरह से देखा था, लेकिन आज उसका जीजा उसका पति बन चुका था। और उसके बाद जब जीजा रात को सुहाग के कक्ष में आता है, उसके नज़दीक आता है, तो कांपने लग जाती है और डर जाती है। लेकिन डर तो रही थी, लेकिन उसके अंदर के जो उस उल्लास थे, उस चीज़ को भी वो चाहती थी। और वो चाहती थी कि उसका पति उसके नज़दीक आए, उससे बातें करे। लेकिन उसका जीजा उसके पास आने के बाद और वहाँ पर जाता है, और जाने के बाद रागिनी से कहता है, देखो रागिनी, मैंने तुमसे शादी किया है तो शादी मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि मेरे बच्चे को एक माँ मिल जाएगी और मेरे बच्चे को संभालने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम इसे माँ की तरह से प्यार करती हो, तुम्हें माँ की तरह से चाहता है, इसलिए मैंने तुमसे शादी किया है। मैंने आज भी तुम्हारी दीदी को, तुम्हारी बहन को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाला है। आज भी तुम्हारी दीदी ही मेरी पत्नी के रूप में मेरे दिलो दिमाग में बैठी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी का जो दर्जा है वो नहीं दे पाऊँगा, पत्नी का प्यार तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। समाज के दृष्टि से, समाज के नज़रों से हम दोनों बेशक पति पत्नी हैं, लेकिन जो पति पत्नी का जो साथ होता है, जो शारीरिक सुख होता है, वो शायद मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा।
इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और इतना कहने के बाद वो उठ करके वहाँ से जाने लगता है। रागिनी फूट फूट करके रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, मैंने भी बहुत सारा सोचा था। एक आम लड़की जो अपने पति के बारे में जो चीज़ें सोचती है वही सारी चीज़ें मैंने भी तो सोचा था। काश अगर इससे शादी ना होकर के किसी और लड़के से मेरी शादी हुई होती तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होती। पति कहने के लिए पति हो और पति का सहयोग न मिले, पति का वो सुख अगर न मिले तो पत्नी बन करके क्या फ़ायदा। और ये कह कर के ये अपने सोच सोच करके वो फूट फूट करके रोती रहती है। लेकिन तब तक जो आकाश था वहाँ से जा चुका था। उसके बाद जो आकाश और जो रागिनी की थी, इनकी ज़िंदगी दो नाव की दो पार्ट की तरह से हो जाती है। जो आकाश था, जो रागिनी के हर काम करता था, उसे हर चीज़ जो भी उसकी आवश्यकता की चीज़ें थी सारी चीज़ें देता था, लेकिन पति का सुख उसे नहीं मिलता था। वो जो आकाश एक अलग रूम में सोता था और रागिनी अपने बेटे के साथ अपने अलग रूम में सोती थी। और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 9-10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद रागिनी का जन्मदिन था। और जिस दिन रागिनी का जन्मदिन था उस दिन काफ़ी फंक्शन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। कई लोग जो रागिनी के माता पिता जो थे वो भी आए हुए थे। और रागिनी उस टाइम पर बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही बिना कंघी उंघी किए हुए ऐसे कपड़े उपड़े पहन करके बैठी हुई थी। उसके माता पिता उसे देख करके कहते हैं, बेटी आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तो तुम्हें खूब तैयार होना चाहिए, लेकिन तुम इस तरह से क्यों बैठी हुई हो। लेकिन रागिनी के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही था। वो काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसे पति का सुख नहीं मिलता था। वो काफ़ी अपने माता पिता को कहती है कि मैं बस ऐसे ही रहती हूँ, मैं पूरे दिन अपने बच्चे को देखभाल करते रहती हूँ, इसलिए मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ। और उसके माता पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज क्यों नहीं तैयार हो रही हो, तैयार हो। बार बार जब उसकी माँ उसे कहती है तो फिर वो जा कर के तैयार होती है। तैयार हो कर के और श्रृंगार वगैरह करने के बाद, अच्छे कपड़े वगैरह पहन करके जब वो तैयार हो कर के और बैठी होती है, तभी आकाश आ जाता है। और आकाश जैसे ही उसको इस तरह से तैयार देखता है वो गुस्से से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने आज इतना सारा श्रृंगार कर करके और मुझे रिझाने के लिए सोची हो, मुझे रिझाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे नज़दीक आ जाऊं, इस वजह से तुमने श्रृंगार किया है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारा डांटने लगता है। और उसके बाद रागिनी भाग करके अपने कमरे में चली जाती है और अपना सारा श्रृंगार वगैरह निकाल करके और रख देती है। और उसके बाद उसने काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक श्रृंगार ही नहीं किया। लेकिन फिर समय एक दिन ऐसा आता है कि रागिनी और आकाश का जो सालगिरह था, और सालगिरह के दिन जो आकाश था वो उसे चूड़ी वगैरह ख़रीद करके ले आता है। और आकाश अपने हाथों से उसे सजाने की कोशिश करता है, उसे तैयार करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज तुम अच्छे से तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम लोगों का सालगिरह है। लेकिन रागिनी कहती है कि अब कौन सा सालगिरह, मेरी ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद कर चुके हो। उस दिन मैं जब खूब तैयार हुई थी और सजी सवरी थी तो उस दिन तुमने इतनी डांट लगाई थी, इतना हमको परेशान किया था। आज हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 1 साल हो चुका है, लेकिन तुम तब से हमें पत्नी का सुख नहीं दिए हो, तो अब हमें तैयार होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आकाश उसे खूब समझाता है, उसके पैरों पर गिर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कल से ही पूरी रात भर जग करके और यही सोच रहा था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है मैंने, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। मैं अपनी पत्नी जिस शिवानी को बहुत ज़्यादा दिलों से चाहता था, उसके वजह से मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, जबकि तुमने मेरे बच्चे के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे साथ दगा ही दिया है। तुम अगर मुझे माफ़ कर दोगी तभी मैं अपने आप को कुछ समझ पाऊँगा। मैं तुम्हें बार बार यही तुम्हारे से विनती है, मुझे माफ़ कर दो। और अगर आज तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगी तो कल शायद मैं अपने जीवन को ही ख़त्म कर लूँगा। जब ये सारी बातें वो कहने लगता है तो रागिनी उसके नज़दीक आती है, उसको गले से लगा लेती है। कहते हैं ना कि पत्नी के साथ कितना भी दुख और तकलीफ़ उसको दे दो, लेकिन थोड़ा सा प्यार आदमी दे देता है तो वो सारी दुख और तकलीफ़ को भूल जाती है। और रागिनी भी उस दिन सारे और दुख और तकलीफ़ को भूल जाती है और अपने पति को गले लगा लेती है। आकाश खुद अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा करके और अपनी पत्नी रागिनी को लेकर के जाता है और वहाँ पर जा कर के ब्यूटी पार्लर वगैरह में उसे खूब अच्छे से उसका श्रृंगार करवाता है, उसे खूब तैयार करवाता है, उसे खूब अच्छी साड़ी वगैरह ख़रीद करके लेकर के आता है। और महंगी से महंगी जो साड़ी थी
सारी चीज़ें खरीद कर ले आता है, गहने वगैरह भी बहुत सारे उसको खरीद करके लेकर आता है। और रात को शाम को जब पार्टी पर बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत कन्या की तरह से, काफ़ी खूबसूरत महिला की तरह से वो बन संवर करके बिल्कुल तैयार होती है। जब उसे लोग देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, उसकी खूबसूरती में इस तरह का चार चार लगा हुआ था कि जब उसके माता पिता भी देखते हैं तो अपनी बेटी रागिनी को पहचान ही नहीं पाते हैं और वो कहने लगते हैं क्या ये हमारी बेटी रागिनी ही है, क्योंकि आज तक उसने इतना ज़्यादा श्रृंगार अपने जीवन में कभी किया ही नहीं था जिस तरह से आज वो तैयार हुई थी। हर व्यक्ति उसकी खूबसूरती को देख करके और दांते तले उंगली दबा रहा था। रागिनी थी भी इतनी खूबसूरत, लेकिन अपने बेटे की परवरिश की वजह से और कुछ उसका जो पति था उसने उसके कोई श्रृंगार करने के लिए मना कर देने की वजह से और उसका पति का सुख न उसे मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करना वो बंद कर दी थी। लेकिन आज जब पहली बार वो खूब तैयार हुई थी तो हर व्यक्ति अपने दांतों तले उंगली दबा लिया था उसकी खूबसूरती को देख करके। और जब आकाश पहली बार रागिनी को इस तरह से देखता है तो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि वो सोच रहा था कि कितना जल्दी से जल्दी ये आज मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी ख़त्म हो और उसके बाद मैं जा कर के आज की रात जो हमने आज तक सुहाग रात नहीं मनाया, आज की रात हम सुहाग रात अपनी पत्नी के साथ मनाएंगे। और उसके बाद जब पार्टी वगैरह ख़त्म हो जाता है, फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जब वो अपना श्रृंगार वगैरह करके और अपने रूम में पहुंचती है और रूम में जाने के बाद जब अपने कपड़े वगैरह श्रृंगार वगैरह निकालने लगती है, तभी आकाश पीछे से पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों निकाल रही हो ये सब, आज तो हमारी सुहाग रात है, हमने आज तक सुहाग रात मनाया ही नहीं है, इसलिए आज आज ही हमारी सुहाग रात है, ये सब कुछ निकालो मत। और उसके बाद दोनों पति पत्नी उस दिन सुहाग रात मनाते हैं। आज रागिनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, आज उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई थी। और इसके बाद इस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी काफ़ी अच्छे से रहने लगते हैं, अपने बेटे को खूब प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटा भी बड़ा होने लगा था और अब आज उनका बेटा भी बड़ा हो चुका है और पति पत्नी में आज भी दिलो जान से एक दूसरे को ये लोग चाहते हैं। आज भी इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। धीरे धीरे वो जो उसकी पहली पत्नी थी शिवानी, उसके यादों को इसने धीरे धीरे भूलने लगा और रागिनी के साथ दिलो जान से चाहने लगा, रागिनी के साथ प्यार करने लगा। आज दोनों पति पत्नी काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।